हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का बहुत सारा पार्ट हम क्लास 9th के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी कर चुके हैं। हमने 9th क्लास में पहले से ही ये पढ़ लिया है। वीडियो को एंड तक देखना, चैप्टर का जितना भी इंट्रोडक्शन रहेगा वो सारा इसी वीडियो में कवर करेंगे। ऑल आपकी कोई भी बुक होगी एनसीईआरटी, इवन इट इज़ एनसीईआरटी, दैट इज़ आरएस और दैट इज़ आरडी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएंगे। जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अच्छे से एक बार ज़रूर देख लेना वीडियो को एंड तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज जो रहेंगी हमारी, उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शुरू से। इसमें सबसे पहले जब हमारा चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है, तो वैसे हमने रियल नंबर्स के बारे में क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स दो तरह से हमने पढ़े थे, एक थे हमारे रेशनल नंबर, एक था इर्रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर्स की बात करें तो वो भी हमारे PY/Q की फॉर्म में होते थे और Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, इर्रेशनल नंबर भी हमारे PY/Q की फॉर्म में होते थे और Q नॉट इक्वल्स टू 0। बट इर्रेशनल नंबर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होते थे, जैसे √2 होता था, √3, √5, जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स मिलेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स, इंक्लूडिंग पाई। 22/7 जो है आपका वो रेशनल नंबर में आता है, बट जो पाई है वो आपका इर्रेशनल नंबर में आएगा। उसके बाद जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं, लाइक इंटीजर्स और फ्रैक्शन। ओके, आप एक बोल सकते हो उसको फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन भी वही होता है P/Q की फॉर्म में, बस डिफरेंस इतना है कि जो फ्रैक्शन में आपके दोनों नंबर्स होंगे, लाइक जो P और Q होगा वो दोनों आपके होल नंबर्स होने चाहिए, और जो हमारा रेशनल नंबर है उसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं। ओके, वो लाइक वो -2/5 भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन -2/5 नहीं हो सकता। दूसरे होते हैं आपके इंटीजर्स, जो हमारे नंबर्स होते हैं, लाइक 1, -2, -3, इस तरह से जो इंटीजर्स होंगे वो होंगे हमारे। ठीक है, इंटीजर्स फर्दर हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोल देते हैं Z+, नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट कर देते हैं Z- से। जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो आपके सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हम जिनको बोल देते हैं वो होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है होल नंबर्स। तो अब नेगेटिव इंटीजर साइड में हो गए। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे हमारे 0, 1, 2, 3, 4, वो सारे हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जैसे कि आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है आपके होल नंबर्स। अगर इन होल नंबर्स में से हम 0 को हटा दें और हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तो एक बार अच्छे से याद हो गया होगा। अब नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, उसमें 0 ऐड कर दो तो होल नंबर्स हो जाते हैं। उसमें उनके नेगेटिव भी ऐड कर दो तो इंटीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद इंटीजर्स में अगर फ्रैक्शंस को भी ऐड कर दो तो रेशनल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल दोनों आपस में मिलके बनते हैं रियल नंबर्स। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा अच्छे से नंबर्स के बारे में। इसका डिटेल हम सब कुछ 9th क्लास में कवर कर चुके हैं। आई डोंट थिंक कि आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत है, बट ठीक है, फिर भी ओवरव्यू लेना हमारा ज़रूरी था, इसलिए हमने वो किया है। चलिए, फिर जो इस चैप्टर से जो भी हमारे की पॉइंट्स रहेंगे ना वो हम सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे जो एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ओके, इसलिए बोल रही हूँ बहुत ही डिटेल सेशन रहने वाला है आपका। अच्छे से करिए, एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे टॉपिक आता है आपका एक फैक्टर्स और एक मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या हैं? सभी लोग इनको देख के कन्फ्यूज़ होते हैं। रैंडमली कोई भी एक नंबर लेंगे, कोई भी। ओके, लाइक जैसे मैंने ले लिया 8, या फिर बोल देते हैं कुछ और थोड़ा सा बिगर नंबर आप ले सकते हो, लाइक 15 ले लीजिए। ठीक है, 15 मैंने एक नंबर यहाँ पे चूज़ किया है।
अब फैक्टर्स जो होते हैं ना, फैक्टर्स होते हैं 15 से छोटे और मल्टीपल्स होते हैं 15 से बड़े। याद कैसे रखेंगे? 15 के मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो आता है, जैसे कि 15 वन ज़ा 15 होगा, 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 15 की 3 से करेंगे तो 45 आएगा, 15 का 4 से करेंगे तो 60, 15 5 ज़ा 75 एंड सो ऑन। सो मल्टीपल का होता क्या है कि जो भी हम याद करने के लिए आपको एक इजी ट्रिक बता रही हूँ। मल्टीपल मतलब जो हम 15 में मल्टीप्लाई 1 करने पर मिलेगा, ये मल्टीप्लाई 2 करने पर मिलेगा, ये मल्टीप्लाई 3 करने पर मिलेगा। इसलिए अगर किसी भी नंबर्स के मल्टीपल फाइंड करने हैं तो उसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 4 ऐसे करते जाइए, वो हो जाते हैं उसके मल्टीपल्स। क्लियर हो गया? और मल्टीपल्स जो होंगे वो हमेशा 15 से इक्वल, लाइक 15 वन ज़ा 15 है तो उसके इक्वल होगा या फिर उसके सब बड़े होंगे। करेक्ट? सो 15 वन ज़ा 15, 30, 45 सभी मल्टीपल्स 15 से बड़े नंबर्स हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कौन से नंबर्स हैं? देखो, फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलो 1, राइट, 1 से क्या है 15 को डिवाइड कर सकते हैं ना, 1। 2 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या 3 से कर सकते हैं, बिकॉज 3 5 ज़ा 15। 4 से कर सकते हैं? नहीं होगा डिवाइड, तो 4 उसका फैक्टर नहीं है। 5 से कर सकते हैं डिवाइड, राइट, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 5 उसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। इसी तरह 6 से नहीं कर सकते, 7 से नहीं, 8 9 10 किसी से नहीं, लास्ट में वो खुद नंबर आ जाता है 15। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि 15 के फैक्टर्स कौन से होंगे, तो हम क्या लिखेंगे फैक्टर्स में? 1 हमेशा फैक्टर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। हर किसी एक नंबर का 1 हमेशा एक फैक्टर होगा, क्योंकि 12 वन ज़ा 12, 13 वन ज़ा 13, 25 वन ज़ा 25, तो 1 तो फैक्टर होने वाला है। ओके, उसके बाद इसका एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 5 है और लास्ट एक वो फैक्टर खुद है 15, बिकॉज 15 वन ज़ा 15 होता है। तो अगर हम 15 के फैक्टर्स की बात करें तो वो लिमिटेड है 1 3 5 और 15, बट मल्टीपल्स का हमें नहीं पता कि मल्टीपल्स कितने होंगे। ओके, सो मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं। डिफरेंस समझ आ गया होगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में। जिन नंबर्स से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं वो उसके फैक्टर्स हैं, और 15 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो उसके मल्टीपल्स हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए, तो फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका प्राइम नंबर्स। देखो, अभी हमने कुछ नंबर्स पढ़े थे, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। उससे कुछ अलग आता है हमारा एक नंबर, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको समझ आ गया है बहुत अच्छे से कि फैक्टर्स क्या है। अब ये बोल रहा है कि नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। लाइक कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो वो खुद और एक 1, राइट। 1 एंड इटसेल्फ, 1 का मतलब 1 है और इटसेल्फ मतलब वो नंबर खुद है। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? जैसे अगर मैं बताऊं 1, तो 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का तो एक ही फैक्टर है, क्योंकि 1 का 1 फैक्टर वो इटसेल्फ भी 1 है, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 तो हर किसी का फैक्टर है और 2 खुद से फैक्टर है। क्या किसी और के टेबल में 2 आता है? क्या 2 का कोई और फैक्टर है? नहीं। सो 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 के फैक्टर्स कितने हैं? 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 का 1 फैक्टर है, 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो ये 2 आ गया, तो इट मीन्स इसके कितने फैक्टर्स हो गए? इसके 3 फैक्टर्स हो गए। बट हमें बताना था कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और हमें यहाँ पर 3 मिल गए, तो ये वाला नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। करेक्ट। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका 7 है, 7 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 7 एंड 1, 9 के नहीं होते। फिर आपका आता है 11, फिर होता है आपका 13, फिर होता है 17 एंड सो ऑन। इसी तरह आपको कुछ नंबर्स मिलते रहेंगे जिनके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 होंगे, एक 1 और एक वो खुद। ठीक है, समझ आ गया। अब बात आती है वो कौन से नंबर हैं जिनके फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे 4। तो आ जाते हैं कंपोजिट नंबर, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि 1 और उसको खुद को हटा देना है, अगर 1 और 4 भी इंक्लूडेड है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया 4 का। 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 4 के फैक्टर हैं 1, 2
और 4 इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, मतलब इसमें 1 भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है, अलग से तो सिर्फ एक 2 है, बट फिर भी मिलकर आपके 3 फैक्टर्स हो रहे हैं जो 2 से ज़्यादा हैं, तो ऐसे नंबर्स हमारे हो जाएंगे कंपोजिट फंक्शन। इन शॉर्ट अगर आप याद रखोगे तो कंपोजिट फंक्शन ये समझ लो कि अगर वो किसी के भी टेबल में आ गया 4 2 2 4, तो हम क्या बोलेंगे भाई वो कंपोजिट है। इसी तरह कोई भी नंबर ले लीजिए 14 को कैसे लिख सकते हो, 14 1 14 होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 7 2 14, 7 2 14, दो के प्रोडक्ट के उसमें वो लाइक एक्सप्रेस हो गया, तो क्या हो गया ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी तरह कोई और नंबर 16 हमारा किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और किसके 8 के टेबल में आता है, 8 2 16, 2 के टेबल में भी आता है, 2 8 16, और अपने टेबल में भी आता है। कितने फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हो गए। 5 फैक्टर्स मीन्स कि 16 हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ, वो आपका प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो आपका कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट उस पर। किसी को भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, किसी भी टॉपिक में ऐसा लगे कि हमें इसमें कंफ्यूज्ड है या कुछ भी है, तो आप मुझे एक बार टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपनी क्वेरी को कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँ या आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कॉस्ट देना, कुछ चार्ज करना है अपने डाउट्स पूछने के लिए, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम आपको चैनल से नंबर मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके एक टाइप के नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। देखो को क्या होता है, को होता है साथ में। अब जब को की बात आ गई ना, को प्राइम नंबर्स, तो अब वो 2 नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है 2 नंबर्स सच दैट दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। अब हमें कोई भी ना 2 नंबर्स लेने जिसमें कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। कौन सा नंबर होगा, जैसे मैं सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 1 और 2। 1 के फैक्टर कितने हैं, सिर्फ 1 है। 2 का फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 और 2 है। तो इनका कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए। देखो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे 3 और 5 ले लो। तो 3 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 एंड 3। 5 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 एंड 5। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है आपका 1। यही तो बोल रहा है ऐसे 2 नंबर जिनका 1 एक कॉमन फैक्टर है। तो 3 और 5 में अगर आप देखोगे तो 1 जो है वो आपका कॉमन फैक्टर है। तो 3 और 5 क्या हो गए, 3 एंड 5 आर को प्राइम। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज़ और इसमें नोटिस करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे 5 और 9। ठीक है, अब आप यहाँ से देखोगे कि 5 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम क्यों, क्योंकि उसके जो फैक्टर हैं वो 1 है और 5 है। अगर 9 की बात करें तो 9 हमारा प्राइम नहीं है। 9 हमारा क्या है, 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके फैक्टर्स हैं हमारे 1 3 एंड 9। सो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 9 3 के टेबल में आता है, तो 9 हमारा कंपोजिट हो जाएगा। अब ऐसे 2 नंबर्स, बट इनका आपस में देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 5 और 1 3 9 में 1 कॉमन फैक्टर है ना, तो 5 और 9 भी हमारे को प्राइम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर का प्राइम होना ज़रूरी है। ये नहीं बोलना कि मैम 9 तो यहाँ पर प्राइम नहीं है, 9 तो कंपोजिट है। हमें देखना है कि उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। ओके, सो को प्राइम के वर्ड प्राइम से कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे कि 4 और 9 दोनों नंबर कंपोजिट हैं, बट अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1, तो वो दोनों भी हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। सिंपली समझ आ गया, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आ जाते हैं हम अपने सिलेबस पे। ये तो हमारा एक रिविजन्स था, कुछ टर्म्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। अब हमारी बुक में एक थ्योरम दी हुई है, फर्स्ट थ्योरम है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। थ्योरम की लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है, कोई बात नहीं। बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ primes and its factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। चलिए इसको शुरू से समझते हैं।
ये बात कर रहा है कंपोजिट नंबर के बारे में कि जो हमारा कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, रेंडमली एक कंपोजिट नंबर उठा लीजिए, मैंने ले लिया 30। भाई 30 के फैक्टर्स क्या हैं? 30 के फैक्टर्स हमारा 1 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 30, 3 से डिवाइड हो जाएगा 30, 5 से भी हो जाएगा, 5 6 30, 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, उसके बाद 10 भी हमारा है, ओके। उसके बाद 15 भी हो जाएगा बिकॉज 15 2 30 और लास्ट में आपका आ जाता है 30। इतने सारे फैक्टर्स हैं 30 के, तो डेफिनेटली वो कंपोजिट नंबर है। लेकिन हम 30 को फैक्टराइज कैसे करें? ये तो है फैक्टर्स। अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 5, क्या हो गया? 2 3 6, 6 5 30। इसी तरह तो लिख सकते हैं ना 30 को। ये कहलाता है इसका फैक्टराइजेशन। क्या होता है इसका? फैक्टराइजेशन। ये बोला है ना कैन बी फैक्टराइज्ड, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मीन्स मैंने सारे प्राइम नंबर लिए, ऐसे नहीं लिखा 30 को कि 30 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई टू 15, ओके, बिकॉज 15 यहाँ पर प्राइम नहीं होगा। तो हमें फैक्टराइज करना था इसे इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। तो कैसे कर दिया 30 को? 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30, तीनों प्राइम नंबर्स हैं और प्रोडक्ट आ गया। अब बोल रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई और नंबर ले लीजिए, लाइक हमारा एक नंबर हो जाएगा आपका, जैसे 12 है, 12 कंपोजिट नंबर है ना, तो 12 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लाइक 2 मल्टीप्लाई टू या 3 मल्टीप्लाई टू 2, सो 2 3 6, 2 12, तीनों प्राइम नंबर है ना, 2 3 एंड 2 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, राइट। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे? लाइक एक नंबर ले लिया 24। अब 24 को तो आपको लग रहा है कि मैम ये तो 12 2 24 होता है, एक ही प्राइम नंबर आया, तो 12 को फर्दर कर दीजिए ना, 6 2 12, 6 को फिर से कर दीजिए, 3 2 6। तो जो 24 है हमारा वो लास्टली कैसे लिखा जाएगा? 2 मल्टीप्लाई टू 2, सबसे लास्ट ब्रांचेस ले लीजिए, 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 2। अभी देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 6, 2 12, 2 24 और 2 3 और ये हमारे सारे क्या है? प्राइम। तो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई 2 4 हमने जो भी प्राइम नंबर लिए हैं, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा और हमने अपने कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया, ओके। अब लास्ट में क्या बोल रहा है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। यूनिक कैसे कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 × 2 एंड 3 ये आपका 12 होगा, तो ये हमेशा 12 ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 मल्टीप्लाई टू 3 को 14 लिख दें या फिर 24 लिख दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है और ऑब्वियसली होगा ही। अगर किन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक ही नंबर की इक्वल तो होंगे ना। तो सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि फैक्टराइजेशन यूनिक है। अगर हमने फैक्टराइज किया है 2 × 2 × 3 तो वो 12 का ही फैक्टराइजेशन है, वो 14 का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन यूनिक है। बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 3 6 लिख सकते हो, ये तो ओके है। 2 × 3 8 नहीं होगा, दैट मीन्स ये यूनिक है। बट हम 6 को ये भी तो लिख सकते हैं ना, 3 2 6, 2 3 6 या 3 2 6, मतलब तो एक ही है। तो इट मीन्स कि उसका ऑर्डर तो चेंज हो सकता है बट किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। यही हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, समझ आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ, एक कंपोजिट नंबर को हम एक उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, किसी और नंबर का नहीं होगा, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर जैसे 12 का भी ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप। 2 × 3 × 2 है, आप इसे लिख सकते हो 2 × 2 × 3, या फिर आप इसे लिख सकते हो 3 × 2 × 2। ऑर्डर तो आप चेंज कर सकते हो बट किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं होगा। यही थी आपकी थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, चलिए तो समझ आ गई होगी थ्योरम सभी को। जो भी किसी को थोड़ा सा डाउट है कि क्या है क्या नहीं है, फिर भी रह गया हो, एक बार वीडियो को पीछे करिए, दोबारा से देखिए। फिर भी कहीं डाउट हो गया तो मैं यहाँ पे हूँ, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज करो, बेफिक्र होके आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। ओके,
उसके बाद अभी तक हमने देखो फैक्टर्स पढ़े, फैक्टर्स के बाद एक वर्ड आया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है कि किसी भी नंबर को उसको तोड़ के लिखना, लाइक जैसे मैंने 6 को लिख दिया 2 × 3, तो उसके फैक्टर्स के मल्टीपल्स के प्रोडक्ट के उसमें लिखना, एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बाद भी बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो अभी जैसे 12 है, 12 को आप लिख सकते हो 6 × 2, फैक्टराइजेशन तो है, ये फैक्टराइजेशन है, बट अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन बात करें, देखो यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसको, अगर 12 को हम लिख दें 6 × 2, तो ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन। भाई आपने फैक्टराइजेशन तो कर दिया, क्योंकि 12 का जो फैक्टर है वो 2 भी है और 6 भी है, तो उसके फैक्टर्स के मल्टीपल में तो आपने लिख दिया। बट अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आप उसे लिखोगे 2 × 2 = 4, 3 × 12। इट मीन्स कि उसके तीनों नंबर्स जो हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया? तो इसी तरह अब हमें फाइंड करना है। देखो छोटे छोटे नंबर्स हमारे आए, जैसे 30 तक था, तो 30 को भी हमने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई 2 × 3 × 5 हो गया 30। अब कोई बड़ा नंबर आ जाएगा मैम, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? अब अगर बड़ा नंबर आ जाएगा आपका कोई, सपोज कर लो कितना, लाइक 60 है, चलिए 60 नंबर ले लिया। अब 60 को कैसे फैक्टराइज करोगे? इसे फैक्टराइज करने का एक तरीका मैं बता देती हूँ, बहुत ईजी है। देखो 60 यहाँ पे लो, ओके, शायद आपने पहले भी किया होगा। 60 को सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है? हमारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर पकड़ो पहले 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा? 2 × 3 = 6, 2 × 0 = 0। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो सो 2 × 1 = 2, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 × 5 = 10। अब 2 से तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो नेक्स्ट फैक्टर देखो 3 है, चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 15 हो गया। चलिए अब 5 3 से तो होगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम हमारा 5 है, 5 × 1 = 5। हमें तब तक वेट करना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो अब 60 को कैसे लिख सकते हो? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5। देख सकते हो आप, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 5 × 60 हो गया 60। तो यही था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमें करना था यहाँ पर। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा। इसी तरह आप और भी नंबर्स की प्रैक्टिस करिए। मैं नंबर बता देती हूँ, जैसे आप 84 का ट्राई कर सकते हो, 120 का ट्राई कर सकते हो। तो एक बार इनको फैक्टराइज करके ट्राई करिए ज़रूर। ओके, चलिए फैक्टराइजेशन समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प होगी हमारे एक टॉपिक जो आ जाता है हमारा एलसीएम ऑफ एचसीएफ। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ करेंगे यहाँ पर। ओके, सो अगर एलसीएम की हम फुल फॉर्म की बात करें, तो एलसीएम क्या होता है? हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए ना हमें 2 नंबर्स चाहिए। अगर एनसीईआरटी के एक छोटे से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उसमें डिस्कस किया हुआ है हमारे नंबर 6 और 20 के बारे में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। कैसे करोगे? अब मल्टीपल की बात कर रहे हैं ना, तो पहले मैं 6 के सारे मल्टीपल लिख लेती हूँ। 6 के मल्टीपल कौन से होते हैं? मल्टीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मल्टीपल्स ही लिखेंगे। ओके, अब आप शुरू हो जाइए बस। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, और इसी तरह मल्टीपल्स तो चलते रहेंगे। अब आ जाइए 20 के मल्टीपल पर। सो और भी लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? 54, और उससे नेक्स्ट आ जाएगा आपका 60, उससे नेक्स्ट भी आपका 66, 66 के बाद भी आपका रहेगा 72 एंड सो ऑन। अब आ जाओ 20 पर। 20 के मल्टीपल्स क्या होंगे? अभी 20 से शुरू करेंगे तो 21 = 20, 22 = 40, 23 = 60, 24 = 80, फिर 25 = 100 एंड सो ऑन। हमें फाइंड करना था लीस्ट, लाइक क्योंकि देखो मल्टीपल्स तो कितने भी हो सकते हैं, तो हम सबसे छोटा फाइंड कर सकते हैं, बट होना चाहिए कॉमन मल्टीपल। अच्छा 20 है कहीं पर? नहीं है। 20 के बाद तो 24 आ रहा है। 40 है, कॉमन मल्टीपल नहीं है। एक नंबर आता है आपका, कौन सा है वो? 60। यहाँ पर 60 है, ये 60 है, तो सबसे पहले जो हमारा कॉमन मल्टीपल आया वो क्या आ गया? 60। तो अगर हम बात करें एलसीएम के 6 और 20 के, तो कौन सा मल्टीपल है आपका? 60। तो 60 हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का एलसीएम।
समझ आ गया, क्लियर हो गया होगा। सो जिन भी नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है, सबसे पहले उनके मल्टीपल्स देख लेंगे और ये हो जाएगा हमारा कॉमन मल्टीपल। ये अभी हम समझा रही हूँ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको फाइंड करने का इजी मेथड। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है लाइक टर्म है वो आ जाता है एचसीएफ। एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एलसीएम किससे रिलेटेड था, मल्टीपल से रिलेटेड, तो उसमें हम छोटे से छोटा मल्टीपल फाइंड कर रहे थे और फैक्टर में फाइंड कर रहे हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं 6 और 20। अब हमें लिखने हैं फैक्टर्स, क्योंकि एचसीएफ किसके बारे में बात कर रहा है, एचसीएफ बात कर रहा है हमारे फैक्टर्स के बारे में। ओके अब फैक्टर्स पे आ जाते हैं। 6 के फैक्टर लिख लीजिए सारे, कौन कौन से होते हैं, 1 2 3, बस यही तो फैक्टर्स हैं और एक वो खुद होता है। वैसे 1 और 6 लिखने की नीड नहीं है, बट चलिए फिर भी लिख लेते हैं। उसके बाद आता है 20। जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करोगे तो एक काम करना, 1 उसको खुद को 1 को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। 20 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 को छोड़ दीजिए 2, ओके फिर आपका 4 हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका 5 और फिर आ जाएगा आपका 10। ये 4 फैक्टर्स होते हैं ना 20 के, क्योंकि 20 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के और 10 के टेबल में आता है। ओके अब इसमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो एक कॉमन तो है आपका 2 ही तो कॉमन है ना, बस इसमें 3 है, इसमें 4 5 10 है। तो अगर इन दोनों के एचसीएफ की बात करेंगे तो हमारा एचसीएफ जो आ जाएगा 6 और 20 का वो हो जाएगा सिर्फ 2, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कुछ और भी आ जाएगा, जैसे कि अगर एक और एग्जाम्पल ले लें हम, एग्जाम्पल ले लीजिए लाइक 6 और 30। सो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के फैक्टर्स की बात करें अगर हम तो क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 है, वो तो सिंपल है। अगर 30 की बात करें तो 30 के फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे, इसको 1 और 6 भी लिख लीजिए अगर सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है ना, 1 और 20। चलिए तो 30 के कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 भी होता है, 5 होता है, 6 होता है, उसके बाद आपका 10 भी आ जाएगा, 15 होता है और वो खुद भी होता है 30। अब हमें फाइंड करना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कौन सा है भाई, 1 भी है कॉमन फैक्टर, तो 2 भी है कॉमन फैक्टर, 3 भी है कॉमन फैक्टर और साथ में 6 भी है कॉमन फैक्टर। बट अगर हम बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तो हाईएस्ट कौन सा है भाई, हाईएस्ट आपका आ जाएगा 6, है ना। हाईएस्ट कौन सा आ गया, 6 आ गया ना। तो अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ 6 और 30 का होगा आपका 6। समझ आ गया होगा। मल्टीपल्स में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल तो और भी हो सकते हैं। उसके बाद 6 के मल्टीप्लाई में कहीं 120 भी आएगा, है ना। सो यहाँ पर भी नेक्स्ट 120, तो नेक्स्ट मल्टीपल 120 हो जाएगा। बट हमें फाइंड करना था छोटे से छोटा मल्टीपल जो हमारा 60 था, और यहाँ फाइंड करना था हाईएस्ट फैक्टर। तो 1 2 3 भी कॉमन फैक्टर हैं हमारे, बट वो छोटे हैं। हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि हमारा है 6। ये होता है मतलब हमारे एचसीएफ और एलसीएम का। बट हम हमेशा इस तरह से इसको फाइंड नहीं करेंगे, उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिया है आपको समझाने के लिए 6 और 20 का ही है, क्योंकि आपको टैली कर सकते हो आप कि हमने जो भी फाइंड करा एचसीएफ 6 था और हमारा एलसीएम 60 था, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होंगे। देखो सबसे पहले जैसे मैंने बताया 6 है, 6 के ना प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते थे, मैंने बोला 2 से डिवाइड करना है, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 3 से करना है, 3 1 ज़ा 6। इसी तरह 20 को कर लो। 20 को करोगे सबसे पहले 2 से डिवाइड, 2 10 ज़ा 20, फिर से 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 5 ज़ा 10, और अब हो जाएगा ये 5 से 5 1 ज़ा 5। तो 6 को कैसे लिखोगे आप, 6 को लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई टू 3, और 20 को कैसे लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 5। अब अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम क्या था हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर हमारा एक 2 कॉमन है, ओके, अगर हमारा यहाँ से 2 है एक, तो हमने एक ले लिया यहाँ से 2, उसके बाद क्या दूसरा 2 यहाँ पर है नहीं, बट हम यहाँ पर 2 लेंगे, ओके। उसके बाद हमारा 3 कॉमन है नहीं, तो 3 भी ले लीजिए और 5 भी ले लीजिए। ये आ जाएगा आपका एलसीएम। कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 आ गया।
और अब फाइंड कर लीजिए HCF। HCF कैसे फाइंड करेंगे? HCF था हमारा कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो सिर्फ एक 2 है ना, 3, 2 और 5 तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है आपका 2। तो HCF आप डायरेक्टली लिखोगे यहाँ पर 2। आंसर आ गया, यही आया था हमारा, 2 आया था हमारा HCF और LCM आया था 60। समझ आ गया होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक मेथड और बता देती हूँ, अगर आपको LCM डायरेक्टली फाइंड करना है तो। इससे अलग एक मेथड जो आपका जाएगा, तो 6 और 20 को पैरेलली लिखिए, ओके, इस तरह से, और इसे साथ में डिवाइड करना शुरू कीजिए। 2 3 = 6, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, ओके। अब क्या 3 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, बट 10 को तो कर सकते हैं, तो फिर से 2 लिख दीजिए, बट 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 को नहीं बदलना, और 10 को डिवाइड कर दीजिए। अब 3 से डिवाइड करिए, 3 1 = 3 होता है, लेकिन 5 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 5 को फिर से एज इट इज़ लिख दीजिए। अब डिवाइड करिए 5 से, अब 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 1 को एज इट इज़ लिखिए, 5 1 = 5। तो अगर हम LCM की बात करेंगे तो LCM कैसे आएगा? LCM आएगा आपका 2 × 2 × 3 × 5, इस तरह से 2 2 = 4, 3 × 12, 5 × 60, तो LCM आ गया 60। इस मेथड से भी सेम आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर HCF फाइंड करते हैं तो HCF कैसे फाइंड करते हैं दोनों नंबर का? देखो, HCF अगर इस मेथड से फाइंड करना है तो आपको एक काम करना होगा, सिर्फ पहले 2 लिया, 2 3 = 6, 2 10 = 20। अब आपको यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि हमें पता है कि कोई नंबर ऐसा नहीं है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सके, क्योंकि 2 से 10 डिवाइड हो रहा है तो 3 नहीं हो रहा, 3 से 3 डिवाइड हो रहा है तो 10 नहीं हो रहा, तो HCF तो सिर्फ ये नंबर है, HCF हो जाएगा आपका 2, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे कोई एक नंबर और आ जाता, लाइक यहाँ पर 9 होता, 3 से डिवाइड करते, 3 1 = 3 3 = तो अब यहाँ पे रुक जाना था, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 डिवाइड नहीं हो रहा, तो उस केस में HCF क्या हो जाता? 2 × 3, ओके। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपका सेम सिर्फ 1 ही रहेगा, वो है आपका HCF 2। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। पहली बात, LCM HCF क्या होते हैं और उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करना है। बाकी जो और क्वेश्चंस रहेंगे वो हम डिटेल में एक्सरसाइज वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमने एक चीज़ देखी यहाँ पर, देखो, अगर अच्छे से याद रखना है तो इसका एक बोला गया है कि अगर HCF फाइंड करना है, देखो वही एग्जाम्पल से ले लेती हूँ मैं। जैसे 6 का था, 6 को आपने लिखा था 2 × 3, और 20 का आपने लिखा था 2 × 2 × 3। तो अब इसे जैसे आपने देखा कि 2 × 2 है, तो इसे ऐसे ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि HCF क्या है। अगर हम HCF की बात करें तो HCF है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। पहले प्राइम फैक्टर कॉमन देखो कौन सा है, देखो यहाँ पर 2 है, ये 2 है, सॉरी ये जो है ना 5 होगा, यहाँ पर 20 है ना, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी पावर क्या है 2 की? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो छोटी पावर कौन सी है? 1। सो HCF आ गया 2। इनका कहने का मतलब है कि जो भी आपका कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, सिर्फ 3 तो नहीं है ना, सो 2 लिखिए और उसकी पावर लिख दीजिए 1। इन केस अगर यहाँ पर 3 भी एक कॉमन फैक्टर होता और उसकी पावर लीस्ट होती 1, तो ये हो जाता 6, बट ऐसा नहीं है तो इसको रहने देते हैं, ओके। ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद बात करते हैं LCM की। अब LCM में वो क्या बोल रहा है? LCM में भी सेम ही चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। अब वो कॉमन फैक्टर की बात नहीं कर रहा, वो ईच फैक्टर की बात कर रहा है। लाइक सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, कौन कौन से फैक्टर हैं? 6 में तो 2 और 3 है, तो चलो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, और 20 का 2 है और 5 है, तो 2 तो हम लिख चुके हैं, 5 लिख लीजिए। अब इनकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो लिख लो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख लीजिए। 3 की हाईएस्ट पावर कौन है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो है नहीं, तो 1 आ जाएगी। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो 1 आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा? 2 2 = 4, 3 × 12, 5 × 60, इससे भी आ गया आपका 60। इन शॉर्ट मेथड अलग हो सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस मेथड से करिए, जैसे आपका जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए वैसे करिए। मैंने आपको सारे पॉसिबल जितने भी हैं HCF और LCM फाइंड करने के, वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। फिर
चलिए मूव करते हैं। एलसीएम एचसीएफ सब समझ आ गया होगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जो रिलेशन बताता है हमें एलसीएम ऑफ एचसीएफ में। सो एलसीएम ऑफ एचसीएफ में क्या रिलेशन होगा, देखो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। देखो अभी दूसरे नंबर्स का तो मैं फाइंड नहीं करती हूँ, बट अभी आपने फाइंड देखा कि यहाँ पर दो नंबर्स थे, वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर्स थे, मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, तो वो क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल होगा, वो ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम को जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके इक्वल होगा। क्या ये ट्रू है? ऑब्वियसली ट्रू तो होगा जब ये थ्योरम है तो, लाइक रिलेशन दिया हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं नंबर्स का। अभी हमने फाइंड किया था ना 6 और 20, इनका एलसीएम क्या फाइंड किया था हमने, एलसीएम था हमारा 60 और एचसीएफ क्या था हमारा, एचसीएफ था हमारा 2। तो चलिए कर लेते हैं, पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं दोनों नंबर्स का। 6 मल्टीप्लाई टू 20 कितना होता है, 120। और अगर एलसीएम मल्टीप्लाई टू एचसीएफ करोगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई टू एचसीएफ 60 इंटू 2, वो भी आपका सेम आ रहा है। हाँ भाई इक्वल तो आ गए, तो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अब क्वेश्चंस कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। आपको कोई भी दो नंबर दे देगा, बोलेगा उनका एलसीएम फाइंड करो, या फिर वो तो इजी हो जाएगा, वो तो आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे। वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे देगा और कोई एक नंबर दे देगा, आपको जो दूसरा नंबर है वो फाइंड करना होगा। तो इस तरह से आपको वो लाइक क्वेश्चंस मिलेंगे एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के ऊपर। ओके, इससे रिलेटेड जो भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में तो हम डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने इसलिए बता दिया कि आप आरएस से करें या आरडी से करें, जहाँ भी कहीं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे। समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख तो दिया इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। मैंने सिंपल सा एक ओवरव्यू आपको ऊपर भी बता दिया स्टार्टिंग में वीडियो की कि इरेशनल नंबर होता क्या है। लेकिन अब क्योंकि हमारे चैप्टर को एक बहुत ही फोकस दिया गया है इरेशनल नंबर पर, क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो इरेशनल नंबर्स को लेके है कि इरेशनल, अभी तक हमें पता था, हमें क्या पता था कि हमें पता है कि जो √2 है √3 है वो इरेशनल नंबर है। बट अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि हाँ √2 और √3 इरेशनल है। राइट, ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि इरेशनल है, हमें उनको प्रूव करना है कि √2 और √3 हमारे इरेशनल नंबर्स है। क्लियर? तो इरेशनल नंबर्स की अगर बात करें तो एक छोटी सी डेफिनेशन तो आपको सबको पता था कि वो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q≠0 होता है। चलिए वो भी ठीक है। उसके बाद जो हमारी मेन था कि हम इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते थे, वो अगर आपको याद होगा तो हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर करते थे। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए था इरेशनल नंबर के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका एंड नहीं होना था, और नॉन रिपीटिंग होना था। नॉन रिपीटिंग लाइक वो एंड भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स हमारे होते थे इरेशनल नंबर। बाकी दूसरे कौन से होते हैं, जो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्टली वही हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5, √7, √11, √8 को एक्चुअली हम 2√2 लिखते हैं। सो वो भी क्या है, वो भी एक इरेशनल नंबर है। ओके, सो इस तरह के जितने भी नंबर्स हमें मिलेंगे वो हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे, और इस चैप्टर में हम आगे प्रूव करेंगे कि ये हमारे इरेशनल नंबर्स है। ओके, उसके बाद क्या होगा, इरेशनल नंबर से रिलेटेड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे ये मिल गया कि √8, अब हमें ना कुछ नंबर्स ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में कि वो बताए, वो ये पूछेगा कि 25 आपका रेशनल है या इरेशनल। अब ये नहीं है कि आपने स्क्वायर रूट देखा और स्क्वायर रूट को देखते ही बोल दिया कि ये तो इरेशनल होगा, पहले इसे सिंप्लीफाई तो करते हैं। √25 कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 5।
बट ये निकल के तो आया रैशनल। यहाँ से ये रूट में था, लग रहा था कि हाँ इरेशनल हो सकता है, बट वो इरेशनल था नहीं, वो रैशनल निकला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ओके, उसके बाद हम कुछ चीज़ें और आएंगी जो हमने 9th क्लास में भी डिस्कस करी हुई हैं कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हमेशा रैशनल होगा, दोनों को डिफरेंस ले रहे हैं तो रैशनल होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रैशनल होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो रैशनल होगा। साथ ही में अगर आप रैशनल और एक इरेशनल ले रहे हो तो हमेशा उनका जो सम होगा वो इरेशनल। कोई भी ऑपरेशन यूज़ करो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक रैशनल ही ले लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रैशनल की बात करो, 2 + 3 5 रैशनल है, 3 - 2 दोनों रैशनल है, 1 रैशनल है, फिर 3 × 2 दोनों रैशनल है, 6 रैशनल है। अगर 6 को डिवाइड करोगे आप 2 से, 6 / 2 3 रैशनल है। सो अगर रैशनल में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे रैशनल मिलेगा। बट अगर आप रैशनल और इरेशनल को करोगे, जैसे 2 + √3 क्या है, ये रैशनल है, इरेशनल है, रिजल्टेंट क्या मिला, इरेशनल। 2 - √3 2 रैशनल है, माइनस क्या इरेशनल, क्या रिजल्टेंट है, इरेशनल। मल्टीप्लाई कर लो 2 √3, 2 हमारा रैशनल है, मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, क्या मिला आपको, इरेशनल। डिवाइड कर दीजिए लाइक 2/√3, राइट, डिवाइड कर रहे हैं ना 2 से, ये रैशनल है, इरेशनल है, तो रिजल्टेंट भी इरेशनल होगा। बट अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर आ जाते हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते अनटिल एंड अनलेस उसको सिंप्लीफाई ना कर लो। जैसे कि दो इरेशनल नंबर ले लूँ मैं, √3 और एक आ जाएगा आपका -√3, दोनों इरेशनल नंबर है, बट √3 - √3 0 हो गया, अब ये आपको रैशनल मिल गया, है ना। इसी तरह ये भी हो सकता था कि √3 + √2, बट ये फिर इरेशनल हो जाता और ये रैशनल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनको एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड, तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसलिए इरेशनल वाले केस में कुछ भी हो सकता है। जैसे मल्टीप्लाई के एग्जाम्पल ले लो, √2 और √3 दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, √6, ये आपका इरेशनल है। बट अगर मैं √3 और √3 को मल्टीप्लाई करूँ, दोनों इरेशनल है, बट 3 मिल गया, ये तो रैशनल मिल गया। तो इसी तरह से हमारे ये वर्क करेंगे। याद रख लेना कि कैसे होता है, तो थोड़ा सा ही इसका टॉपिक रहेगा। लाइक ये सब ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ होने वाले हैं, बस मैं आपके साथ डिस्कस करूँ जिससे हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर सकें। ओके, चलो तो उसके बाद मूव करते हैं। हमारी एक थ्योरम है इसी चैप्टर में, वो बोल रही है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P जो है वो एक प्राइम नंबर है। इफ़ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। देखो छोटा सा अगर एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो हमारा लाइक एक कंसिडर करो कि लेट P जो है वो 2 है, ओके, एक प्राइम नंबर है 2, और हमारा कोई एक नंबर है A², तो मैं A को भी कंसिडर कर लेती हूँ। लाइक आपका A है 4 और A² क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P अगर A² को डिवाइड कर रहा है, लाइक 2 तो डिवाइड कर रहा है ना 16 को, 2 8 = 16, तो वो A को भी डिवाइड करेगा डेफिनेटली। 2 2 = 4 है, हाँ भाई कर रहा है, तो वही इसमें थ्योरम में बोला है, ठीक है। ये हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपका इसको प्रूफ दिया जाता है तो प्रूफ कुछ इस तरह से देते हैं कि लाइक लेट कर लेते हैं हम, लेट A जो है वो कुछ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, लाइक P1 P2 P3। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, 3 ही प्राइम नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। तो A² क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर। अब मैंने बोला कि जो P2 एक प्राइम नंबर है वो डिवाइड कर रहा है, तो देखो डिवाइड करने का मतलब क्या है, डिवाइड अगर कर रहा है कि यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि इफ़ A इज़ अ लाइक P1 इज़ अ फैक्टर, अगर P2 और P1 उसका फैक्टर है तो इट मीन्स वो डिवाइड भी कर रहा है ना। जैसे कि अगर हम 16 है, 16 को कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 आ गया तो 2 उसको डिवाइड कर रहा है, राइट। 12 है, 12 को कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 3, अगर 3 उसके फैक्टराइजेशन में आ गया तो 3 मतलब 12 को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह अगर A के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा P2 है तो A में भी तो P2 है ना। तो यहाँ से आप सिंपल बोलो कि अगर P2 डिवाइड कर रहा है A² को, P2 एक प्राइम नंबर है, P2 डिवाइड्स A², तो इम्प्लाइज कि जो P2 है वो डिवाइड कर रहा है A को भी। वो P2 कोई नंबर हो सकता है, इसलिए वहाँ पे जनरल नंबर बोल दिया प्राइम नंबर, ओके।
सो इसकी ज़रूरत हमें हेल्प पड़ेगी जब हम नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे। सो सिंपल याद रखना है कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो डिवाइड करेगा ए को भी। क्लियर हो गया? चलिए, समझ आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद मूव करते हैं। देखो एक टर्म आ जाता है कॉन्ट्रडिक्शन। अब बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है, वो क्वेश्चन तो शुरू कर देते हैं बट वहाँ जब वो टर्म आता है कॉन्ट्रडिक्शन तो समझ नहीं पाते कि कॉन्ट्रडिक्शन है क्या। तो मैं उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर देती हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में। देखो, कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था ना वो गलत है, राइट। लाइक सबसे पहले ना मैं मान लेती हूँ कि खुद से बोल देती हूँ, लाइक मैं अभी अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप खुद को बोल दो कि लेट आई एम ए टीचर, बोल दिया लेट आई एम ए टीचर। मैं आपके पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि आपने खुद को मान लिया टीचर। अब बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से आपको प्रूव हो गया कि नहीं, ये जो मैंने माना है वो तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तो स्कूल पढ़ाने ही नहीं जाता। अब आप स्कूल पढ़ाने नहीं जाते, ट्यूशन्स नहीं पढ़ाते, कुछ नहीं करते, आप पढ़ा तो रहे नहीं हो और बोल रहे हो कि आई एम ए टीचर। तो क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पर। क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो आप बोलोगे कि भाई सॉरी, मैंने जो माना था वो गलत है, माई अजम्पशन इज़ रॉन्ग। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, माई अजम्पशन इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट अ टीचर। ओके, माई अजम्पशन इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट अ टीचर। ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन। आई एम नॉट अ टीचर। अब आई एम नॉट अ टीचर में आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है, आई एम लाइक मैं पढ़ने जा रहा हूँ पढ़ाने की जगह, तो आप बोल दोगे कि आई एम अ स्टूडेंट, है ना, इस तरह से। तो वही देखो यहाँ पे क्या करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन में, हम शुरू में लेट करते हैं कि लेट कोई भी एक नंबर होगा उसको मान लेते हैं बी आर रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने? उसको रेशनल मान लिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें उसे इरेशनल प्रूफ करना है। करना तो हमें इरेशनल प्रूव है बट हमने मान लिया कि वो एक रेशनल नंबर है। अब उसमें हम जो कुछ भी प्रूव करेंगे उसमें कुछ ऐसा कर देंगे कि वो हमारा जो अजम्पशन है, जो कि होना नहीं चाहिए, जो फॉलो नहीं करेगा वो रेशनल नंबर के रूल्स को। तो अगर वो रेशनल नंबर के रूल्स को नहीं फॉलो करेगा तो लास्ट में लिख देना कि आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, आवर जो अजम्पशन है दैट इज़ रॉन्ग, और लास्ट में बोल दोगे देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग एंड जो भी आपको नंबर दिया हुआ है इज़ अ इरेशनल नंबर। इस तरह से हम प्रूव करते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन का लाइक समझ आ गया होगा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। पहले जो आपको प्रूव करना है उसका अपोजिट कर दीजिए कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हमने मान लिया कि ये हमारा रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर हमने मान लिया बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई कि वो उसको भाई फॉलो नहीं कर रहा वो रेशनल नंबर के रूल्स। तो क्या बोलोगे? जो मैंने माना था कि रेशनल नंबर है वो गलत था। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है अब तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा रियल नंबर्स में कि रियल नंबर्स या तो रेशनल होते थे या इरेशनल। तो अगर वो रेशनल हमने कह दिया कि नहीं है तो क्या बचा? वो इरेशनल ही तो होगा ना नंबर। बस वही आपको सेम करना है यहाँ पे। इसी से रिलेटेड आपकी एक थ्योरम रहेगी। थ्योरम में आपको क्या प्रूफ करना है कि जो √2 है वो एक इरेशनल है। यही जो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, इसी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे? हम प्रूफ करेंगे कि जो हमारा √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे स्टार्टिंग में क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे? लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। उसको रेशनल हमें मानना है। ओके, इज़ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी याद करो क्या था? रेशनल नंबर में हम क्या बोलते थे? रेशनल नंबर में हम बोलते थे कि वो P/Q की फॉर्म में होगा। तो अगर वो P/Q की फॉर्म में है तो √2 किसकी फॉर्म में हो जाएगा? A/B की फॉर्म में हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? B ≠ = 0। और दूसरा क्या होना चाहिए? हम मान रहे कि जो A और B है वो को प्राइम है। अब देखो को प्राइम समझ आ गया ना, मैंने क्यों पढ़ाया था? को प्राइम इसीलिए बताया था कि यहाँ पे समझ आ जाए। को प्राइम का मतलब है कि A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। 1 तो हो सकता है बट 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चलिए फिर करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिल जाएगा? √2 का स्क्वायर क्या होता है आपका? √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा आपका A², इधर आ जाएगा आपका B²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा आपका 2B² = A²। ओके, अब हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, अगर मैंने 4 को लिख दिया 2 × 2 ये लिख दिया ना, तो इसका मतलब जो 2 है वो 4 का फैक्टर है, तो 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। तो अगर मैं A² को लिख रही हूँ 2 × B², तो आप यहाँ से सिंपली क्या लिख सकते हो?
आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हमने इससे प्रीवियस थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 2 डिवाइड्स ए। अब देखो वो अगर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, जैसे 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो आप कैसे लिखते हो, 2 × 2 4 होता है ना, कोई नंबर तो आया ना यहाँ पर, राइट। जैसे 15 को हम बोले कि 15 लिखा जाता है 3 × 5, तो 3 डिवाइड कर रहा है 15 को, बट 3 को हमने कैसे लिखा, 3 5 15। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए को, तो क्या मैं ए को लिख सकती हूँ कि 2 × सी, भाई सी कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 डिवाइड कर रहा है ना, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कोई नंबर होगा सी। अब यहाँ पे मेंशन कर देना कि जो सी है आपका वो कोई भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, सी इज़ एन इंटीजर, इंटीजर होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे, तो ए 2c आ गया, इसको कंसिडर करो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम ऊपर। ओके, चलिए तो फिर वो भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, या फिर एक काम करो, इसको पहले स्क्वायर कर लो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो क्या आ जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 2 होता है आपका 4c स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन से देखो, फर्स्ट और सेकंड से, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ ना मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल रख दो। 2b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4c स्क्वायर के, 2b स्क्वायर आ गया आपका 4c स्क्वायर के, ये चला जाएगा 2 2 4, तो ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2c स्क्वायर के। अब सेम चीज़ याद करो, हमने बोला था कि अगर b स्क्वायर को 2 के फैक्टराइजेशन में लिखा गया तो 2 डिवाइड कर रहे हैं ना b स्क्वायर को, क्योंकि 2 एक फैक्टर है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब थ्योरम फिर से हमारी थी कि अगर 2 एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, वो b को भी डिवाइड करेगा। सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब यहाँ से देखो, हमने बोला कि 2 डिवाइड कर रहा है a को भी और 2 डिवाइड कर रहा है b को भी, तो 2 क्या हो गया, 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया ना a और b का। लाइक यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 20 को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 तो कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से आप लिखोगे here 2 is the common factor, is the common factor of a and b, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर हो गया तो क्या हो गया इससे कि ए और बी तो अब को प्राइम नहीं रहे, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। अब अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में जब √3 को क्या माना था, रैशनल माना था, तो हमने बोला था कि ए और बी को को प्राइम होना है। बट यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो आप बोलोगे देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन समझ आ गया था ना कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, कि माना तो कुछ और था बट आ कुछ और रहा है, ठीक है, कंसीडर कुछ और किया था बट मिल कुछ और रहा है, तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आवर सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, सो अवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। अब हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि √2 जो है, सॉरी √2 के बारे में बात कर रहे हैं, √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस √2 इज़ अ रेशनल नंबर, हेंस √2 इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, अब देखो लास्ट में हमने एक चीज़ें पढ़ी थी कि अगर रेशनल में इरेशनल की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इरेशनल ही होता है। उसकी हेल्प तब पड़ेगी कि सपोज़ करो आपको एक कोई क्वेश्चन मिल जाता है कि 2√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो यहाँ से अब आपको पता होना चाहिए कि अगर √2 इरेशनल होता है तो 2√2 भी इरेशनल होगा, क्योंकि रेशनल की मल्टीप्लाई अगर इरेशनल से कर रहे हैं तो वो भी इरेशनल होगा। तो वो उसकी हेल्प उस तरह के क्वेश्चंस में हमें मिलेगी। ओके, तो समझ आ गया होगा, इतना ही आपका चैप्टर्स था, इससे रिलेटेड आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, लाइक इस वीडियो से बाहर आपका कहीं कोई टॉपिक नहीं जाएगा, तो बहुत अच्छे से देख लेना। कहीं पे भी आपको लगे कोई डाउट है, मुझे व्हाट्सअप, टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कमेंट कर सकते हो, आपका क्वेरी का जो भी जवाब होगा, जो भी सोल्यूशन होगा वो आप तक पहुँच जाएगा। ओके,
सो फिर ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं एक्सरसाइजेज है वो हम सॉल्व करेंगे उसमें एनसीईआरटी की। बट आरएसआरटी से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन है उसके लिए भी आप खुद से पूरा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इससे अलग आपको कहीं भी कोई टॉपिक नहीं मिलने वाला। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, और टिल देन बाय। एंड जो भी न्यू है लाइक चैनल पर, वो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को प्लीज़ शेयर कीजिए, इट विल हेल्प्स अ लॉट। ओके देन बाय।